बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैंप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि आप एक हैवी क्रेट को जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पुश कर रहे हैं, एक रैंप से नीचे लेकर आ रहे हैं। ओनली 4 फोर्सेस एक्ट ऑन द क्रेट, 4 फोर्सेस जो है वो क्रेट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। विच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट, कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड के मतलब सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किस फोर्स का होगा क्रेट के ऊपर। तो देखिए आपको यहाँ पर 4 जो है वो फोर्सेस गिवन की जा रही हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स यू पुशिंग। तो देखें अगर आप रैंप से किसी चीज को जो है वो नीचे लेकर आ रहे हैं तो वेट एग्जैक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन का रिएक्शन नॉर्मल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये जो हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बाकी हमारे पास रहेगा द फोर्स यू पुशिंग और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा कि जब आप जो है वो क्रेट को पुश कर रहे हैं तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन जनरेट होगा। लेकिन यहाँ का क्या कहा गया आपको ये कहा गया है कि आपका जो क्रेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि फोर्स ऑफ पुशिंग का भी हमारे पास मैग्नीट्यूड 0 रहेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर आंसर को डिफाइन किया हुआ है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स दैट द फोर्स यू पुशिंग हैज 0 मैग्नीट्यूड। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स 0 हो जाएगी। ऑल्सो द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि वेट यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे के एक्शन को जो है वो कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर इज के एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 3k, यानी कि एक वायर का जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है, दूसरे का जो है वो 3k है। व्हेन बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू सेम डिस्टेंस, जब दोनों को जो है वो सेम डिस्टेंस से आपने स्ट्रेच करवाया। इफ वर्क डन आर W1 एंड W2, अगर वर्क डन हमारे पास W1 और W2 हैं तो क्या होगा, W2 इक्वल्स टू W1, यानी कि W2 जो है वो W1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, या फिर W2 9 टाइम्स ग्रेटर होगा, या W1 3 टाइम्स ग्रेटर होगा, या फिर W2 3 टाइम्स ग्रेटर देन W1 होगा। तो देखें दोनों के लिए हम लोग जो है वो अलग अलग वर्क डन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो हमें देखें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन दैट F इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो W1 के लिए भी हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगेगा, और W2 के लिए भी हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखें यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग है तो हमारे पास फोर्स जो है वो kx के बराबर हो जाएगी, F इक्वल्स टू kx। ठीक, तो W1 देखें यहाँ हमारे पास उसने कहा है कि फोर्स कांस्टेंट जो पहली वायर के लिए वो क्या है, k है, दैट्स वाई यहाँ हमने रखा k। लेकिन दूसरी वायर के लिए वो क्या कह रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट क्या है, 3k, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k टाइम्स x। फोर्स होती है k टाइम्स x, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि यहाँ जो फर्स्ट वर्क है उसके लिए, यानी कि जो फर्स्ट वायर है उसका तो हमारे पास जो फोर्स कांस्टेंट है वो k है, लेकिन जो सेकंड वायर है उसका फोर्स कांस्टेंट क्या है 3k है, और x फॉर्मूले का है। ठीक है, तो इस k को आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3kx स्क्वायर। ठीक है, अब ये kx स्क्वायर हमारे पास W1 की इक्वलेंट है, दैट्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दैट W1 दैट विल बी इक्वल टू 3 अपनी जगह पे है, और ये kx स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा W1, यानी कि हमारे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है दैट फोर्थ जो ऑप्शन है W2 इक्वल टू 3W1, यही हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। सो वी कैन से दैट W इक्वल टू 3W2 इक्वल टू 3 टाइम्स W1। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेस टू ट्वाइस, अगर आप मास ऑफ अर्थ को ट्वाइस कर दें एंड द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, और रेडियस को आप हाफ कर दें, द एस्केप वेलोसिटी इज, तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड और 33.6 किलोमीटर पर सेकंड।
तो देखें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास पता है दैट v इक्वल्स टू √2 टाइम्स gm डिवाइड बाय r, जो कि हमने कैलकुलेट की थी चैप्टर नंबर 4 में, जो कि हमारे पास कितनी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वो कह रहा है कि आपने क्या किया इस एमसीक्यू के अंदर, आपने जो मास ऑफ अर्थ है इसको आपने जो ट्वाइस कर दिया, यानी कि इसको ये जो मास आपने इसको ट्वाइस कर देना है और रेडियस को आपने हाफ कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम ये कर रहे हैं कि हमने देखें मास को ट्वाइस कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये देखें 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 2gm डिवाइड बाय r को हम लोगों ने कर लिया सेपरेट। ऐसा क्यों किया, देखें हमारे पास ये 4 जो है ये तो अंडर रूट करके बाहर आ जाएगा, और ये जो 2gm डिवाइड बाय r है ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 11.2। तो 11.2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमारे पास कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स। देखें हमारे पास बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स कहलाती है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होगी जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है कि हमारे पास फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट से ही जनरेट होती है, दैट्स वाई ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यही हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल होगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कंजर्वेटिव नहीं होगी। सो सी ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज डबल्ड, अगर आप स्पीड ऑफ कार को डबल कर देंगे, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा? अंडर 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, 4 टाइम्स होगी, या 8 टाइम्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv²। वो कह रहा है कि अगर आपने वेलोसिटी को जो है वो ट्वाइस कर दिया है, तो पहले आपने वेलोसिटी को ट्वाइस करना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 को हम कर लेंगे कॉमन। तो देखें हमारे पास यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये 1/2 mv² हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। सो ऑप्शन सी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय, देखिए ये तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि 1 हॉर्स पावर दैट विल बी इक्वल्स टू 746 वॉट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, वर्क हमारे पास नेगेटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, 45 डिग्री का एंगल हो। तो देखिए हमें पता है कि वर्क डन जो है वो डिफाइन होता है एज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारे पास एंगल आएगा कॉज ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा हमारे पास -1 यानी कि नेगेटिव आंसर करेगा अगर हमारे पास जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी पैरेलल जो है वो डायरेक्शन होगी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ एंगल इज 180 डिग्री देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। सो हमारे पास जो एंटी पैरेलल है बी जो है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। Two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energies E1 and E2 are in the ratio. यानी कि दो बॉडीज हैं, एक का मास हमारे पास है m1, दूसरे का मास हमारे पास है m2, और दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जीज की रेशो क्या होगी? दैट इज √m1 रेशो m2, यानी कि हमारे पास √m1 का रेशो m2 के साथ होगा, या m1 का रेशो m2 के साथ होगा, या m2 का रेशो m1 के साथ होगा, या √m1 स्क्वायर का रेशो √m2 के स्क्वायर के साथ होगा। तो देखें यहाँ हमें जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को पहले ही समझ लेना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। तो देखें मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv²। तो देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन बनाना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को राइट साइड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m कर दूं, तो मेरे पास देखें ये m² v² ये मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है इनके दरमियान का रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ। तो देखें E हमारे पास यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? p² डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, यानी कि आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन में, यानी कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये हमारे पास रिलेशन कहलाता है रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखें यहाँ अगर आप जो है वो p² को अपनी जगह रखें, 2m को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा p² 2m टाइम्स e। ठीक, अब देखें वापस हम लोग स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे। वो कह रहा है कि हमारे पास दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो सेम है,
तो दोनों बॉडीज के मोमेंटम को हम जो है वो सेम करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब पहली वाली बॉडी का जो मास है वो हमारे पास है m1 और एनर्जी हमारे पास उसकी होगी E1, और दूसरा वाला जो मास हमारे पास बॉडी का है वो है m2 और एनर्जी क्या हो जाएगी E2। अब देखिए यहाँ पर 2 से आपका 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो 2 हमारे पास है, ये 2 से आपका ये वाला 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने E1 का रेशो निकालना है E2 के साथ, तो ये m1 को आप वहां ले जाके डिवाइड करवाएंगे, तो देखिए E1 का जो रेशो है E2 के साथ वो बनेगा m2 रेशो m1, यानी कि ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। E1 रेशो E2 दैट विल बी इक्वल्स टू m2 रेशो m1, यानी कि हमारे पास सी जो है। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखें, दूसरा पहला रिलेशन मैंने ये बनाया कि काइनेटिक एनर्जी आपकी स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के साथ रिलेट करती है डायरेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी आपके मास के साथ इनवर्स रिलेट करती है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, 9th MCQ के ऊपर चलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, देखें एयर का हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के नजदीक किस वजह से होता है, विंड्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, द रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो देखें हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की गैसेस, और गैसेस का जो है वो कुछ ना कुछ हमारे पास मास होता है या वॉल्यूम होता है, तो हमारे पास जो है वो ये ग्रेविटी जो उसको ऊपर एक्ट करेगी, दैट्स वाई द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस, दैट्स वाई अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, अगर आपने मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी ये आपने बताना है। तो देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी और मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है। तो वो पूछ रहा है कि क्या 44% बढ़ेगी, 55% बढ़ेगी, 66% बढ़ेगी या फिर 77% बढ़ेगी। तो देखें पहले तो हम लोग परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है इंक्रीज डिवाइड बाय द एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर इस फॉर्मूले की तरफ पुट करके हमारे पास जो है वो ये पता चलेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम दैट E इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन M। देखिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ दैट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम E इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2M। ठीक है, तो मोमेंटम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैं यहाँ पर EI इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2M से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखें आपका जो 20% है, 20% का मतलब 20 डिवाइड बाय 100, यानी क्या हो जाएगा, ये P डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी P स्क्वायर अपॉन 2M, और जब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो उसका मतलब ये है कि आपको मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो पहले हम इंक्रीज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। इंक्रीज इन मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम प्लस कितना मोमेंटम बढ़ाया आपने, 20% मोमेंटम बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाय 5। ये 20% बढ़ने का मतलब ये है कि 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 1 डिवाइड बाय 5, तो हम मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा P डिवाइड बाय 5। तो P डैश यानी कि इंक्रीज इन मोमेंटम को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6P डिवाइड बाय 5। अब हम जो है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग जो है फाइनल मोमेंटम को पुट करेंगे, जो आपने निकाला है 6P डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2M। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36P स्क्वायर डिवाइड बाय 25 टाइम्स 2M। ठीक, ये आ गई हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। ठीक है, डिवाइड में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं EF माइनस EI, फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो एलसीएम लेके हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखें यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 टाइम्स 2M। तो देखिए यहाँ पर 25 भी है और 2M भी है, तो यहाँ तो आंसर 36P स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर 25P स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2M। ठीक, ये आ गई आपके पास जो है वो इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो आप इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से करेंगे डिवाइड। ठीक है, यानी कि 11P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2M डिवाइडेड बाय P स्क्वायर डिवाइड बाय
2m। ये देखिए ये हमारे पास थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये हमारे पास है इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2m ऊपर चला जाएगा, p स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44%, यानी कि एनर्जी आपकी बढ़कर हो जाएगी 44%, यानी कि हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू द न्यू मोमेंटम विल। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाएगी तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा आपका, ऐसा आपने बताना है। बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ट्वाइस हो जाएगा, बिकम्स 3 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स और रिमेन्स कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट रहेगा। देखें अकॉर्डिंग टू रिलेशन ये तो हमें पता है कि हमारे पास मोमेंटम बढ़ेगा अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर 77% गलती से आ गई, ये रिमेन्स कांस्टेंट तक है। तो हम यहाँ पर क्योंकि दोबारा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बना रहे हैं तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइन एज अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। वो कह रहा है कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है तो मोमेंटम को मैं ये रखूंगा, 2m को वहां शिफ्ट कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2me। अब आपने एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, एनर्जी को आपने, लेकिन अगर आप इसको p स्क्वायर की जगह p कर देंगे तो हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2me। अब वो कह रहा है आपने एनर्जी को बढ़ाया है 4 टाइम्स, तो ये अंडर रूट 4 अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाहर आकर, और 2me अपनी जगह पे है, यानी कि जो मोमेंटम का चेंज है वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था। ठीक है, तो ये जो p डैश हमारी है जो यानी कि इंक्रीज इन मोमेंटम जो है वो इनिशियल का ट्वाइस हो जाएगा, तो बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू, ए हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज। ये हम लोग ऑलरेडी पीछे करके आ चुके हैं, उसी को जो है वो चेंज किया है। पहले उसने जो मासेस की रेशियो दी थी, अब उसने जो है वो आपको पहले भी हमने इसका रिलेशन ड्राइव किया, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो वो कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 4:1 है तो आपका मास का रेशियो क्या हो जाएगा, हमने रिलेशन बनाया था कि एनर्जी और मास एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड है, तो यहीं से हम आंसर कर सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4:1 है तो मासेस का रेशियो 1:4 आएगा, बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या है, 1:2, 1:1, 4:1 और 1:4। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर, हम वही रिलेशन बनाएंगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, हम अगर मोमेंटम का रिलेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2m टाइम्स e। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मोमेंटम सेम है, तो वही काम हम करेंगे। फर्स्ट वाले बॉडी का मास m1, सेकंड वाली बॉडी का मास m2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप रेशियो बनाएंगे एनर्जीज की यानी कि E1 डिवाइड बाई E2 तो ये क्या हो जाएगा, M2 डिवाइड बाई M1। E1 आपको गिवन किया गया है 4, E2 हमारे पास है 1, यानी कि M1 रेशो M2 कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, क्योंकि M1 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है और M2 जो है वो 4 के इक्विवेलेंट है, यानी कि D हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg का है, वो इनिशियल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल मोमेंटम से ट्रैवल कर रही है, अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट ऑन इट। उसी बॉडी के ऊपर जो है 0.2 न्यूटन की फोर्स ने एक्ट किया है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक उसी डायरेक्शन में फोर्स ने एक्ट किया है। द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, तो काइनेटिक एनर्जी अंदर क्या इंक्रीज आएगा, 2.8 जूल हो जाएगी, 3.2 जूल हो जाएगी, 3.8 जूल हो जाएगी, या 4.4 जूल हो जाएगी। तो देखिए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि पहले आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दोनों का जो है वो डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो है वो इंक्रीज आ जाएगा। तो पहले तो हम जो है रिलेशनशिप देख रहे हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम है p स्क्वायर अपॉन 2m। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हम इनिशियल मोमेंटम को पुट करेंगे जो हमें गिवन किया गया है 10 और मास हमें गिवन किया गया है 5, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 10 जूल की। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि फोर्स ने एक्ट किया तो मोमेंटम के अंदर आपके पास आ जाएगा चेंज, यानी कि मोमेंटम आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो मोमेंटम का इंक्रीज निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम के साथ जो चेंज आएगा उसको ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज मोमेंटम बढ़ जाएगा।
ठीक है, फोर्स उसी डायरेक्शन लग रही है तो मोमेंटम आपका इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस जो आपके मोमेंटम के अंदर चेंज आया। ठीक है, तो फोर्स आपके पास कितनी है 0.2 न्यूटन की और टाइम कितना है 10 सेकेंड का। तो ये हमारे पास टोटल जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड का। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग जो है वो चेंज इन मोमेंटम जो हम लोगों ने इंक्रीज मोमेंटम निकाला है वही रखेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 14.4 जूल। ठीक, अब देखिए हमने इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस करेंगे, 14.4 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4.4 जूल्स। ठीक, ये हो गया हमारे पास 13th MCQ। 14th MCQ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप डबल कर दें वर्क विल बी, तो वर्क कितना हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क होता है मतलब अगर आप दोनों के दरमियान एंगल करेंगे तो FD cos of थीटा हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कॉस हो जाएगा 0 डिग्री। फोर्स को भी कह रहा है कि आप डबल कर दें, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दें, तो ये हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास जो वर्क डन आएगा यानी कि इंक्रीज वर्क डन आएगा वो 4 टाइम्स इनिशियल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ये तमाम हमारे पास जो है वो MCQs हो गए चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।